बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 3 डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स के बाद ये कहना चाहिए कि तीसरी यूनिट है जो कि आपका तीसरा चैप्टर है, ठीक है, तीसरा यूनिट है। डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा इससे पहले भी डिस्कशन हो चुकी है कि ये दोनों जो हैं वो मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस हैं, ठीक है, जिनमें काइनेमेटिक्स में बेसिकली जो है वो मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन उसमें हम कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करते। यानी किसी भी चीज़ के अंदर जो मोशन हो रहा है उस मोशन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको डिस्कस करते हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें डिस्टेंस आ गया था, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सवाइजेड चीज़ें आ गई थी जो कंसर्न थी उसके मोशन से, ठीक है। लेकिन डायनेमिक्स में फ़र्क ये होता है डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स में कि काइनेमेटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं करते, जबकि डायनेमिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। तो यूनिट 3 में आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे कि जिन चीज़ों की वजह से किसी भी चीज़ के अंदर मोशन पैदा किया जाता है या उसके मोशन को रोका जाता है, ठीक है। आप यूँ कह सकते हैं कि पहले हमने मोशन को जो स्टडी किया विदाउट स्टडीइंग इट्स कॉज यूनिट 2 में, और डायनामिक्स में अब हम मोशन को स्टडी करेंगे उसके कॉजेज़ के साथ कि वो किस वजह से जो है प्रोड्यूस होता है या किस वजह से उसको रोका जाता है, ठीक है। यही बात यहाँ पे बताइए, व्हाट कॉजेज अ बॉडी टू चेंज इट्स स्पीड, व्हाट कॉजेज द क्रिकेट बॉल टू चेंज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम विकेट टू बाउंड्री लाइन। देखें, एक में चेंज स्पीड हो गई, एक में चेंज इन डायरेक्शन हो गई। व्हेन यू स्टॉप पैडलिंग योर बाइसिकल इट्स डज नॉट स्टॉप एट वंस, ठीक है। जब आप साइकिल पे पैडल चलाना छोड़ते हैं तो वो एकदम नहीं रुकती, क्यों? इन तमाम चीज़ों के जवाबात आपका जो है वो इस सबक में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो अहम चीज़ है जो किसी भी चीज़ के अंदर मोशन प्रोड्यूस करने में या उसके मोशन को जो है चेंज करने में इस्तेमाल होती है वो है फोर्स। तो फोर्स की डेफिनेशन यहाँ की, फोर्स इज़ द एजेंट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। देखें, जब किसी चीज़ पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो रही हो तो वो चीज़ जो है यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, अगर वो पहले से यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन यानी उसकी वेलोसिटी एक ही रहेगी, और अगर वो रेस्ट की पोजीशन पे है, किसी जगह रुकी हुई है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स जो है अप्लाई ना होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसी चीज़ है जो रेस्ट की, किसी भी चीज़ की रेस्ट की पोजीशन को, रुकी हुई पोजीशन को चेंज करता है, ठीक है। जैसे ये कार है, ये कार रुकी हुई है, तो आप इसको अपने हाथ से धक्का दें या अंदर मौजूद इंजन का जोर लगाएं, फोर्स लगाएं, तो ये कार मूव करती है, ठीक है। और या फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करता है, ठीक है। यानी या एक चीज़ चल रही है, उसके आगे आप फोर्स लगाएंगे तो वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता रुक जाएगी, या एक चीज़ चल रही है तो उसी की डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे तो वो चीज़, उसकी स्पीड जो है मज़ीद चेंज होने लगेगी। तो फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो रेस्ट की पोजीशन को और मोशन की पोजीशन को चेंज करने की ताकत रखता है, ठीक है। इसके बगैर कोई रेस्ट की पोजीशन से हट नहीं सकता और कोई बॉडी मोशन की पोजीशन में होते हुए मोशन की पोजीशन से हट नहीं सकती। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट की पोजीशन से मोशन की पोजीशन पे आती है तो इट मीन्स कि कोई फोर्स उस पर लगी है, और इसी तरह किसी मोशन की पोजीशन में होते हुए आहिस्ता आहिस्ता मोशन चेंज करती है और फिर रुक जाती है, तो इट मीन्स कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई हुई है, ठीक है। अब आगे इस फोर्स का जो है एसआई यूनिट बताया, या आपने याद रखना है, न्यूटन है। 1 न्यूटन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट कैन प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन 1 kg मास, ठीक है। तो यहाँ आपको पता चल गया कि न्यूटन जो है वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। न्यूटन इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है। अच्छा, ये भी बताते चलें क्योंकि फोर्स की वजह से वेलोसिटी, रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है,
तो इट मीन्स कि फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, चाहे वो रिटार्डेशन हो या पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो, ठीक है। तो यही वजह है कि यहाँ एक्सेलरेशन का जिक्र हो रहा है। तो फोर्स वो चीज़ है, वो अमाउंट है, 1 न्यूटन फोर्स वो अमाउंट ऑफ फोर्स है जो प्रोड्यूस करती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन 1 kg मास में, ठीक है। अब आगे जो है 3.1 जो यहाँ आपकी पिक्चर बनी उसके बारे में बताया। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट नीड्स अ फोर्स टू गेट मूविंग। ये फोर्स है, चाहे वो फोर्स आप आगे अंदर इंजन से लगाएं या पीछे अपने आप से लगाएं, तो उस फोर्स से जो है वो मूव करती है। अ मूविंग ऑब्जेक्ट नीड्स अ फोर्स टू कम इन रेस्ट। इसी तरह जैसे मैंने बता दिया, कोई चीज़ जो रेस्ट मूव हो रही है उसको रेस्ट में लाने के लिए आपको फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो उसकी वेलोसिटी को चेंज करेगी या उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगी। ये भी याद रखने की बात है कि फोर्स सिर्फ वेलोसिटी को चेंज नहीं करती, कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करती है। जैसा कि क्रिकेट बॉल है कि क्रिकेट बॉल जब आप कराते हैं तो ये हो सकता है कि जब बैट्समैन उसको शॉट मारे तो वो उसी वेलोसिटी के साथ जाए, लेकिन उसकी डायरेक्शन उस फोर्स की वजह से चेंज हो जाती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। मैग्नीट्यूड जो है वो स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो नापा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आपके पास आ रहा है जो 3.1 है, ठीक है। मोमेंटम। मोमेंटम क्या चीज़ है इसकी पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि मोमेंटम किसी भी बॉडी की जो क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी है मोशन की, और वो होती है मास और वेलोसिटी की वजह से। देखें मोमेंटम को समझने के लिए, ठीक है। इफ अ क्रिकेट बॉल एंड अ कार आर मूविंग विद सेम स्पीड, विच वन इज इजियर टू स्टॉप इट विद हैंड्स, ठीक है। अच्छा, मोमेंटम को समझने के लिए आप ये इस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि मोमेंटम जो है, अच्छा मोमेंटम को पहले ये समझ लें कि मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और उसके लिए जो कंसिडर्ड चीज़ें होती हैं वो मास और वेलोसिटी होती है। किसी भी चीज़ के अंदर रेट ऑफ मोमेंटम जो है वो नापा जाता है मास और वेलोसिटी से, ठीक है। इन दोनों में जो चीज़ ज़्यादा होगी उसके ज़्यादा होने की वजह से मोमेंटम ज़्यादा होगा, ठीक है। अब अगर हम गौर करें इस चीज़ पर कि एक गोली होती है, ठीक है। गोली की वेलोसिटी के उसका मास इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। दो चीज़ें, मास और वेलोसिटी, ठीक है। तो मास ज़्यादा हो या वेलोसिटी ज़्यादा हो, किसी भी चीज़ के ज़्यादा होने से मोमेंटम ज़्यादा होता है, ठीक है। अब अगर हम गौर करें, एक बुलेट है, गोली है, ठीक है। वो गोली इतनी पावरफुल होती है कि वो इंसान के जिस्म के अंदर घुस जाती है। उसके अंदर रेट ऑफ मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि उसकी वेलोसिटी, गो के मास उसका इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, लेकिन उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है जो उसके रेट ऑफ मोमेंटम को इतना ज़्यादा करती है कि वो कहना चाहिए किसी भी जिस्म के अंदर घुस जाने की ताकत रखती है। तो यहाँ दो मिसालें दी हैं। इफ़ अ क्रिकेट बॉल एंड अ कार आर मूविंग विथ सेम स्पीड, ठीक है। एक क्रिकेट बॉल है, ठीक है, और एक कार है। यहाँ इसको इधर कर लेते हैं। एक क्रिकेट बॉल है, ठीक है, और एक कार है। इनकी वेलोसिटी एक है, ठीक है। तो हमें कंफर्म पता है कि मास क्रिकेट बॉल का जो है वो कम है और कार का मास जो है वो ज़्यादा है। तो अगर दोनों की स्पीड एक होगी तो रेट ऑफ मोमेंटम जो है वो यकीनन कार के अंदर ज़्यादा होगा और इसको रोकना ज़्यादा मुश्किल होगा निस्बतन क्रिकेट बॉल के। तो यहाँ पर यही चीज़ पूछिए, व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू स्टॉप इवन अ स्लो मूविंग ट्रक। एक आहिस्ते चलते हुए ट्रक को रोकना भी मुश्किल क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि उसका मास काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, बाय पुलिंग फ्रॉम बैक साइड, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम गोली की मिसाल ले लें कि गोली को रोकना क्यों मुश्किल होता है। गो कि उसका मास बहुत कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसको रोकना आसान नहीं होता। तो मोमेंटम को कंसिडर करने के लिए, समझने के लिए, रेट ऑफ मोशन किसी चीज़ के अंदर
नापने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक मास की और एक वेलोसिटी की। ठीक है, तो ये हो सकता है कि एक पत्थर आप किसी आदमी को मारे तो उसके जिस्म के अंदर नहीं घुसे, लेकिन एक गोली जिस आदमी को आप मार रहे हैं तो उसके अंदर क्या जिस्म को चीरती हुई उसके अंदर चली जाए, इसलिए कि गो के उसका मास बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी वेलोसिटी इतनी कम है कि वो दोनों मिलकर भी इसकी मास और वेलोसिटी के साथ नहीं मिल पा रहे, और ये जो है अपना काम उससे ज़्यादा कर रही है जितना ये पत्थर कोई काम कर सकता है। ठीक है, इट मीन्स कि रेट ऑफ मोमेंटम जो गोली के अंदर है वो रेट ऑफ मोमेंटम जो किसी पत्थर वगैरह के अंदर है जिसको आपने अपने हाथ से फेंका है उससे कहीं ज़्यादा है, जब भी वो उससे ज़्यादा जो है वो फोर्स अप्लाई करते हुए काम कर रही है। ठीक है, तो अब याद रखने की बात यहाँ ये है कि अच्छा अब हम देख लेते हैं द मोमेंटम डिपेंड्स। पहले ये बात समझ लें कि मोमेंटम रेट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन है। ठीक है, जो किसी भी चीज़ के अंदर होती है उसकी मास और वेलोसिटी की वजह से। दूसरी बात यहाँ पे बताइए द मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी मोमेंटम, सिमिलरली फास्टर द स्पीड ग्रेटर विल बी द मोमेंटम। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला भी आ गया है। सिंबॉलिकली द मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय p, thus the above equation can be written as p is equal to vmv। ये सारी मिसालें आपको दे दी हैं यहाँ पे। ये ट्रक को रोकना पीछे से इसलिए मुश्किल है कि इसकी वेलोसिटी अगरचे कम है लेकिन मास इसका इतना ज़्यादा है कि वो मोमेंटम इसके अंदर ज़्यादा पैदा कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम बता दिया। SI यूनिट अ मास unit is multiplied by a velocity unit to provide a momentum unit. This is consistent with the equation for momentum. The SI unit of momentum is described below, Newton per second. ठीक है, इसलिए कि ऊपर आपके पास जो है वो kg मास पर सेकेंड आ रहा है, पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं यहाँ पे फोर्स के बारे में। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है हम उसके साथ जो है वो टाइम भी ले रहे हैं, टाइम को भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कि किसी भी चीज़ की जो मोमेंटम में मूवमेंट है उसमें जो है टाइम कंसिडर्ड होगा, इसलिए इसको न्यूटन पर सेकेंड के साथ जो है डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ देखते द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन अ फ्लाई। फ्लाई को जो ग्रेविटी जो है वो पुल कर रही है वो 0.01 न्यूटन उस पर अप्लाई हो रहा है। एन एप्पल के ऊपर 1 न्यूटन। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स स्लोइंग अ रोलिंग फुटबॉल, जो एक फुटबॉल घूम रही है उसको रोकने के लिए जो है जो फोर्स की ज़रूरत है वो 2 न्यूटन है। ठीक है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्क्वैश एन एग इज़ 50 न्यूटन। इसकी वजह यह है कि इन सब के मासेस की वजह से इनका मोमेंटम ज़्यादा है, तो जब इनके अंदर मोशन पैदा होता है तो उसको रोकने के लिए जो है उसी हिसाब की फोर्स जो है अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। द टेंशन इन अ रोप टोइंग अ कार, एक कार को जो खींच रहे होते हैं उसके अंदर जो टेंशन पैदा हो रही होती है वो 1000 न्यूटन होती है। ठीक है, इसी तरह जो है चीज़ें बढ़ती रहती हैं। ठीक है, ये वर्क एग्जाम्पल है, इनको हम जो है वो देख लेंगे चैप्टर्स के दौरान। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अब हम मोमेंटम को पढ़ने जा रहे हैं कि फोर्स के लिहाज से मोमेंटम में क्या क्या चेंजेस आ सकती है। ठीक है, वी कैन आल्सो से दैट द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द टाइम इंटरवल। अच्छा, चेंज देखें, डेल्टा जब भी आ जाता है, डेल्टा किस वजह से होता है कि एक चीज़ एक वक्त में शुरू हुई और कुछ वक्त के बाद चेंज हुई। तो ये याद रखें कि जब डेल्टा इस्तेमाल हो रहा होता है तो वहाँ टाइम ज़रूर कंसिडर्ड होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेल्टा पी को, यानी एक मोमेंटम एक टाइम पर था। ठीक है, और कुछ देर के बाद कुछ मोमेंटम है, तो ये चेंज इन मोमेंटम जो है ये क्या है, फोर्स की वजह से। ठीक है, तो उसमें टाइम ज़रूर कंसिडर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखें, वी कैन आल्सो से दैट द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द टाइम इंटरवल फॉर विच इट वाज अप्लाइड। ठीक है, एक गाड़ी जा रही थी। ठीक है, और यहाँ वो उस पर ब्रेक लगाया गया। ठीक है, तो वो कुछ टाइम लेगी और कुछ आगे जाकर रुक जाएगी। ठीक है, यहाँ उस पर ब्रेक लगाया, वो या तो
आधा सेकंड लेकर यहाँ पे रुक जाएगी, या 1 सेकंड लेकर यहाँ पर रुकेगी, ठीक है, या 2 सेकंड लेकर यहाँ पर रुकेगी, ठीक है। तो ये इसका जो मोमेंटम चेंज हो रहा है ये टाइम इंटरवल के साथ हो रहा है। आधे सेकंड में जो फोर्स लगी जिसने इसको आधे सेकंड में रोका वो ज़्यादा है, जो फोर्स लगी जिसने इसको 1 सेकंड में रोका वो इससे निस्बतन कम है, और जो फोर्स लगी जिसने इसको 2 सेकंड में रोका वो इन दोनों से कम है। यानी जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे उसके रोकने के लिए उस चीज़ को, ठीक है, तो उतना कम टाइम जो है उसका मोमेंटम बढ़ाने में आपको लगेगा, ठीक है। नाउ कंसिडर बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है जिसका मास है m, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, ठीक है, एक गाड़ी है, ठीक है, इसका मास जो है वो m है और ये मूव कर रही है एक वेलोसिटी से जो है vi, ठीक है। अच्छा जी, अ फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, एक फोर्स जो है इस पर एक्ट करती है जो इसकी एक्सेलरेशन बढ़ाने की कोशिश करती है, ठीक है। हम कह दें कि ये ड्राइवर ही है इसके अंदर, ठीक है, जो इसकी स्पीड बढ़ा रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन जो है उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर द फाइनल वेलोसिटी, उसके बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो हो जाती है vf, ठीक है। Therefore the final velocity after time t, हाँ, इस वेलोसिटी को चेंज होने में एक टाइम भी लगा है t, will become vf. Note that if p is equal to mv and m is constant, हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम जो है वो mv के बराबर होता है, ठीक है। तो जब डेल्टा mv आ गया, डेल्टा p आ गया, तो ये पूरा का पूरा mv जो है वो t से डिवाइड हो जाए। चलें इसको t से हम बाद में डिवाइड करते हैं। डेल्टा जब आ गया तो हम देखते हैं इसमें मास कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके अंदर जो चेंजिंग आएगी वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की वजह से आएगी, ठीक है। तो इट मीन्स कि वेलोसिटी जो है वो हमारे पास डेल्टा के साथ आ जाएगी और वो होगी vf, ठीक है, माइनस vi, ठीक है। इसको मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। एक बॉडी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi थी, और फोर्स अप्लाई हुई, एक्सेलरेशन पैदा हुई, अब उसकी वेलोसिटी vf हो गई, ठीक है। तो मोमेंटम p इज इक्वल टू mv था, एक उसका मोमेंटम चेंज हुआ, रेट ऑफ मोशन चेंज हुआ, ठीक है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन हम कैसे नापेंगे, कैसे देखेंगे, यहाँ उसका फार्मूला मोमेंटम का हमारे पास था p इज इक्वल टू mv, जिसमें हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि मास कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकता। तो जब मोमेंटम चेंज होगा तो उसका चेंज ओनली सिर्फ v की वजह से आएगा। तो यहाँ m के साथ हमारे पास आ जाएगा, जो चीज़ चेंज होगी वो होगी v, ठीक है, डेल्टा v, ये v चेंज होगा, ठीक है। यही बात यहाँ पे बताइए। नोट दैट इफ p इज इक्वल टू mv, m इज कांस्टेंट, देन द चेंज इन वेलोसिटी चेंजेस द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो मोमेंटम चेंज कर रही, तो हम इसको कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम जो था वो था m मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम जो है वो है m मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब हमें चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे पता चलेगा? हम फाइनल मोमेंटम को जो कि यकीनन डेल्टा p का फार्मूला है, हम फाइनल की चीज़ को इनिशियल की चीज़ से डिवाइड करते हैं, माइनस करते हैं p, अच्छा डेल्टा p जो है वो हमारे पास होगा pf माइनस pi, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो कैसे पता चलेगा? हम फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम जो है वो माइनस करेंगे, जो हमें पता है वो क्या है, एम वी एफ माइनस एम वी आई, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन अगर हम यहाँ कॉमन निकालें तो कॉमन m जो है वो कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई, यानी डेल्टा v, यही डेल्टा v है, ठीक है। और हम बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि डेल्टा v अपॉन t रेट ऑफ वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल्स ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास वी एफ माइनस वी आई, हमने टाइम भी लगा दिया दोनों में, क्योंकि हम यहाँ डेल्टा
यूज़ कर चुके हैं, ये डेल्टा ही है। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मालूम करना है, तो टाइम इंटरवल दोनों में लग जाएगा। जब टाइम इंटरवल लगेगा तो ये फार्मूला आ जाएगा इधर, और ये तमाम चीज़ें, तीनों चीज़ें मिलकर जो हैं ये आपको दे देंगी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सिंस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन vf माइनस vi अपॉन t, ये वाला हिस्सा हो जाएगा a। तो ये आपके पास आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, टाइम इसके साथ, यानी डेल्टा p बराबर है ma के, किसके? ma के, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन f इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो देयरफॉर pf माइनस pi अपॉन t इज इक्वल टू f। ma जो है वो हमें पता ही है बहुत अच्छी तरह कि फोर्स जो है वो बराबर है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ ma जो है वो f हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा pf माइनस pi अपॉन t इज इक्वल टू f। ठीक है, और ये t इस तरफ आ जाएगा इसके साथ, तो हमें डेल्टा p, pf माइनस pi जो है उसका फार्मूला मिल जाएगा, वो है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो ये है फोर्स के लिहाज से, अगर हम मोमेंटम चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मालूम करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, अब इस फार्मूले के लिहाज से आप सेफ्टी डिवाइसेस को समझें। किसी भी चीज के मोशन को रोकने के लिए दो चीजें अहम है, फोर्स एंड टाइम। इनमें से आप जिस चीज को भी ज्यादा करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा। ठीक है, सपोज फोर्स है 2 न्यूटन, टाइम आपके पास है 2 सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको ज्यादा मिल जाएगा, वो होगा 4। लेकिन अगर आपके पास टाइम 4 नहीं, 2 नहीं है बल्कि 1 है, तो आपको जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम मिलेगा। आपको इसको 4 लाने के लिए फोर्स को ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, तब आप जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 4 तक लेकर जा सकेंगे। मैं फिर इस मिसाल को समझाता हूँ, ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आगे जो चीज़ें बताई गई हैं वो इसी पर बेस करती हैं और ये बहुत अहम है। ठीक है, देखें, किसी भी चीज़ के मोशन को रोकने के लिए दो चीज़ें अहम है, फोर्स एंड टाइम। इन दोनों में से आप जिस चीज़ को बढ़ाएंगे उस चीज़ के बढ़ने से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ेगा। ठीक है, एक गाड़ी आ रही है आपके पास, ठीक है, आपकी तरफ आ रही है, बल्कि हम इसकी मिसाल यूं ले लें कि एक गेंद आ रही है। ठीक है, तो उसकी जो फोर्स है उसको रोकने के लिए, उसकी चेंज ऑफ उसके मोशन को चेंज करने के लिए, रोकने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। ठीक है, फोर्स और टाइम। ठीक है, अगर हमारे पास टाइम मिलता है हमें 2 सेकेंड का, तो हमें फोर्स 2 सेकेंड की लगानी होगी। अगर हमें उसके मोशन को रोकने के लिए 4 की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन अगर हमें टाइम मिलता है ओनली 1 सेकेंड का, तो हमें फोर्स ज़्यादा लगानी होगी उस गेंद को रोकने के लिए, ताकि हम उसको 1 सेकेंड के अंदर अंदर रोक सकें। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ आपको फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, यानी आप या तो टाइम बढ़ाकर किसी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को जो है वो रोक सकते हैं ज़्यादा अच्छी तरह, या फोर्स बढ़ाकर, दोनों चीज़ें। अब सेफ्टी डिवाइसेस पर आइए। The equation 3.2, यही equation is important when it comes to consider a number of safety features in our lives। जब हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से सेफ्टी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो हमें जो है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत का पता चलता है। इफ़ यू आर मूविंग यू हैव मोमेंटम, अगर आप मूव कर रहे हैं, आपके अंदर एक चेंज ऑफ मोशन है, एक रेट ऑफ मोशन है, मोमेंटम है। टू स्टॉप मूविंग अ फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। अगर आप किसी गाड़ी में हैं तो आपको जो है वो फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत होगी उसको रोकने के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 3.2, इफ यू टेक लॉन्गर टाइम टू स्टॉप, स्मॉलर फोर्स विल बी यूज्ड टू स्लो यू डाउन। अगर आप जो है टाइम आपको ज़्यादा मिलता है तो आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी अपने आप को रोकने के लिए। इसकी मिसाल समझें। ऑब्जर्व अ कार टू आइडेंटिफाई द सेफ्टी मेजर्स टेकन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरीज। एक गाड़ी है, उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं ताकि
रिस्क ऑफ इंजरीज को जो है वो रिड्यूस कर सकें। ठीक है, अच्छा क्या चीज़ें लगाते हैं? द कार बम्पर्स एंड ग्रिल्स। कार जो है एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी का आगे का हिस्सा है, इसके आगे हम बम्पर वगैरह लगाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, बम्पर लगे होते हैं, कभी कभी ये ग्रिल टाइप चीज़ भी लगी होती है। ठीक है, ये जब ये किसी चीज़ से टकराती है, कहीं एक्सीडेंट होता है, तो ये आपको सेकंड के कुछ हिस्से का टाइम इंटरवल ज़्यादा देती है। ठीक है, एक फोर्स जो लग रही होती है ऑलरेडी आपको आगे ले जा रही होती है और आगे की फोर्स उसको रोकने की कोशिश करती है, तो उससे क्या होता है कि जब यहाँ टाइम इंटरवल आपको ज़्यादा मिलता है तो उस गाड़ी को रोकने के लिए फोर्स कम इस्तेमाल होती है। जब वो गाड़ी रुकती है तो उस वक्त तक आपको यानी काफ़ी टाइम मिलता है जिससे वो गाड़ी रुक जाती है और उस पर फोर्स की वजह से एक्सीडेंट के इंजरीज के चांसेस कम हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि टाइम जब कम लगेगा और गाड़ी ज़ोर से टकराएगी और ज़्यादा ज़ोर से टकराएगी तो वो फोर्स अंदर मौजूद ड्राइवर को जो है वो अफेक्ट करेगी, जिसके एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये कार बम्पर्स और ग्रिल्स जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं प्रोवाइड एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है, टू रिड्यूस स्पीड बिफोर एनी कोलिजन, किसी भी कोलिजन से पहले। ठीक है, गाड़ी इस ग्रिल से रुकी पहले, फिर ये गाड़ी पे आएगा, फिर गाड़ी से पीछे जाएगा इस कोलिजन का असर। ठीक है, तो ये ग्रिल थोड़ा सा या बम्पर जो है थोड़ा सा टाइम दे देता है आपको। ठीक है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो मज़ीद स्लो डाउन हो जाती है और टाइम उसको ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह यू कैन फाइंड सम क्रम्पल जोन्स और बम्पर्स ऑन फ्रंट एंड बैक साइड। ठीक है, मतलब इस किस्म की चीज़ें लगी होती हैं। सीट बेल्ट्स आर प्रोवाइडेड टू होल्ड द पैसेंजर फ्रॉम मूविंग सडनली। ठीक है, सीट बेल्ट इसीलिए लगी होती है कि उसके अंदर अगर एक्सीडेंट वगैरह हो तो मोमेंटम पैदा ना हो। अगर मोमेंटम पैदा होगा तो वो फोर्स जो उसके अंदर पैदा हो रही है ड्राइवर के अंदर, वो उसको एक्सीडेंट की तरफ लेकर जाएगी। देयर आर एक्स्ट्रा कुशंस एंड एयर बैग्स, कभी कभी एयर बैग्स वगैरह भी होते हैं, कुशंस वगैरह भी होते हैं, जो कहना चाहिए कि मूविंग बॉडी को कुशन क्या करता है, चूंकि नरम होता है तो बॉडी जो मूव कर रही होती है उसको किसी हार्ड जगह से टकराने से पहले टाइम मज़ीद उसको प्रोवाइड कर देती है, जिसकी वजह से उसके अंदर का मोमेंटम मज़ीद से मज़ीद गिर जाता है। ठीक है, दीज मेजर्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा टाइम टू चेंज मोमेंटम ऑफ द प्रेशर इनसाइड इट पैसेंजर, मोमेंटम ऑफ द पैसेंजर इनसाइड इट, एक्स्ट्रा टाइम देती हैं ताकि उसका मोमेंटम जो है कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले, उसके अंदर फोर्स ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े। फोर्स ज़्यादा इस्तेमाल होगी तो उसके एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे। दिस मीन्स दैट फोर्स एक्टिंग ऑन द पैसेंजर इज लेस टू प्रिवेंट्स फ्रॉम रिस्क ऑफ फटल इंजरीज। इसके अंदर फोर्स एक्ट कम करेगी, टाइम चूंकि ज़्यादा लग रहा है तो फोर्स कम एक्ट करेगी उसको रोकने के लिए, उसके मोमेंटम को, जिसकी वजह से इंजरीज उसको कम होंगी। ठीक है, यही चीज़ें, बाकी चीज़ों में भी फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स, ग्लासेस एंड सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर पैक्ड इन सेफ्टी बैग्स। ये चीज़ें जो हैं इस किस्म के सेफ्टी बैग्स में जो है फोम वगैरह में पैक की जाती हैं ताकि उनके ऊपर भी सडन शॉक का जो है किसी भी किस्म का वो असर कम से कम हो। द हेलमेट्स प्रोटेक्ट, हेलमेट भी इसीलिए प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्राइक ऑन हेड प्रोवाइड एक्स्ट्रा टाइम टू रिड्यूस स्पीड बिफोर समथिंग स्ट्राइक टू इट। ये भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देते हैं और उसके अलावा ये कि जो हार्ड चीज़ से टकरा कर लगने से जो मोमेंटम ज़्यादा तेज़ी से कम होता है, उसमें फोर्स ज़्यादा लगती है, उससे बचाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अच्छा हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखें, एक मोमेंटम है, एक बॉडी के अंदर जो है वो रेट ऑफ मोशन जो है वो कंजर्व होता है। कंजर्व से मुराद ये कि वो संभला रहता है, वो दूसरी चीज़ की तरफ अगर वो किसी दूसरी चीज़ से टकराए तो वो दूसरी चीज़ की तरफ जो है कंजर्व हो जाता है। कैसे? जैसे हम बलून को लें, एक बलून है, हम उसको हवा से जब भरते हैं, ठीक है, और उसको अचानक छोड़ते हैं तो उससे जो गैस निकलती है ये एक मोमेंटम पैदा करती है। ठीक है, इस मोमेंटम को कंजर्व करता है ये बलून कंजर्व करता है, ये अपवर्ड मूव करता है। ठीक है,
लेकिन ये रुक क्यों जाता है? रुक इसलिए जाता है कि हवा वगैरह की एक्स्ट्रा चीज़ों की फ्रिक्शन जो है वो इस पर एक्ट मज़ीद कर रही होती है, जिसकी वजह से ये रुक जाता है, वरना ये इसी तरह मूव करता रहे, इसका मोमेंटम कंजर्व रहे। ठीक है। The concept of momentum is important particularly in situations when two more bodies are interacting with each other. ये हमें उस वक्त इसकी अहमियत का पता चलता है जब दो बॉडीज़ जो हैं वो इंटरेक्ट कर रही हों एक दूसरे के साथ. It is very useful quantity when it comes to calculate what happens in collision or explosion. ठीक है, इसको जब दो बॉडीज़ आपस में टकराती हैं तो रेट ऑफ मोमेंटम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये उस वक्त काम आता है. It is always conserved. Rate of momentum हमेशा कंजर्व होता है when the colliding bodies are in an isolated system. Isolated system से क्या मुराद है, पहले इस चीज़ को समझे. देखिए, हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ चीज़ें हम पर एक्ट कर रही हैं. ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है जो हमें ज़मीन की तरफ खींच रही है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक्ट कर रही है जो मूवमेंट को, मोशंस को रोकती है. ठीक है, इन तमाम फोर्स यानी एक्स्ट्रा कोई फोर्स एक्ट न कर रही हो किसी भी चीज़ पर, ठीक है, तो वो सिस्टम कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम. पहले हम सिस्टम को समझ लें. सिस्टम किसी भी टू बॉडीज़ को कंसिडर किया जाता है. दो बॉडीज़ हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं तो वो एक सिस्टम में है. और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई ना हो रही हो. ठीक है, तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम में कहलाएंगे. लेकिन दुनिया में कोई चीज़ आइसोलेटेड सिस्टम में नहीं है, इसलिए कि एक्स्ट्रा बहुत सारी फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं. ठीक है, वो उसको रोक रही होती हैं. लेकिन खला में हम इस चीज़ को कह सकते हैं, खला में एक चीज़ जब मूव कर रही होती है तो वो मूव ही कर रही होती है क्योंकि वहाँ पर किसी किस्म की ग्रेविटी, किसी किस्म का फ्रिक्शन मौजूद नहीं है एयर के ना होने की वजह से. ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है कि जो बॉडीज़ मूव कर रही हैं या रेस्ट की पोजीशन पर हैं उन पर कोई एक्स्ट्रा अलग से फोर्स अप्लाई नहीं हो, तो वो दो बॉडीज़ जो हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम में कहलाएंगी. ठीक है, दिस मीन्स दैट व्हेन बॉडीज़ कोलाइड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडीज़. यही मतलब है आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है, Thus, law of conservation of momentum states, इस सूरत में law of conservation of momentum क्या होगा? The total momentum of an isolated system always remains constant. किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम वो रिमेन्स कांस्टेंट होगा, कंजर्व होता जाएगा. अगर आपको ये दिख रहा है कि ये चीज़ रुक गई है, एक मास दूसरे मास से टकराया है, ये रुक गया है, तो उसका मोमेंटम दूसरे मास में चला गया है. ठीक है, वो कंजर्व रहता है. अब इसको आसानी से समझने कंसिडर सिस्टम ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स. दो बॉल्स हैं, मास m1 एंड m2. ठीक है, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटीज u1 एंड u2. ठीक है, एक बॉल है, ठीक है, जो जिसका मास m1 है, दूसरी बॉल है जिसका मास m2 है. ठीक है, इट मीन्स इन दोनों का मास भी चेंज है. ठीक है, और ये मूव कर रही है u1 के साथ और ये मूव कर रही है, अच्छा बिफोर कोलिजन ये मूव कर रही है u1 के साथ और ये मूव कर रही है u2 के साथ. ठीक है, अच्छा, रिस्पेक्टिवली वेयर u1 इज ग्रेटर देन u2, यहाँ u1 ज़्यादा है. अच्छा, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2. यहाँ होगा ये असल में कि इसका मास ज़्यादा होगा, इसलिए जो है टोटल मोमेंटम जो है दोनों का बराबर होगा. आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटीज बिकम v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली. देयरफॉर अब जब ये टकराए आपस में, ठीक है, तो टकराने के बाद क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हो गई, तो इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी v2 हो गई. ठीक है, अब ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है. ठीक है, और ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है. मैं दोबारा इसको पॉइंट आउट कर देता हूँ. ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है. ठीक है, यहाँ u1 थी वेलोसिटी, यहाँ u2 थी. ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, यहाँ वेलोसिटी चेंज होकर v1 हो गई, यहाँ v2 हो गई, पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट. नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन बराबर होगा टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन. ठीक है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ज़ाया नहीं होगा. ठीक है, ये बात समझने की है. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है. ठीक है, कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है. ठीक है, अच्छा जी, आई थिंक यहीं तक काफ़ी है. नेक्स्ट जो है
वो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।